अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखने वाले हैं मीटर ब्रिज से जब कोई नामालूम मज़ाहमत अननोन रेजिस्टेंस जब मालूम किया जाता है तो इस तजुर्बे में जो खामियां रहती हैं, जो नुक़ाइस रहते हैं, उसकी असल वजह क्या है, और फिर हमको ये देखना है कि इन नुक़ाइस की, इन गलतियों की, इन वजहों को किस तरह से कम किया जा सकता है। होता यह है कि किसी भी तजुर्बे में बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं, बहुत सी ऐसी गलतियों की वजूहात होती हैं, और उन वजूहात में कुछ प्रिकॉशंस लेकर, कुछ ख्याल करके हम उन्हें कम कर सकते हैं, पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पहले देखेंगे कि गलतियों के वजूहात क्या हैं और फिर उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो एक के बाद एक हम इस तरह से एक एक गलती पर गौर करेंगे। हमारी जो 12th की महाराष्ट्र बोर्ड की जो किताब है, उस बुक में हम यहाँ पर जो 3 किस्म की अलग अलग जो गलतियों की वजूहात हो सकती हैं, गलतियों के जो मंबे हैं, उनको देखेंगे और उनके सॉल्यूशन क्या है, उसकी वजह से हम कैसे उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो हमारे सिलेबस की बुक का जो 6th क्वेश्चन है, उसको वो क्वेश्चन भी जो है मैंने यहाँ पर लिखा है कि कोई 2 जो है उसमें की मंबे बताइए और फिर उसका क्या हल हो सकता है वो बताइए। तो हम चलिए शुरू करते हैं एक के बाद एक। सबसे पहले जो मीटरी पुल है, जो मीटर ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की अमली शक्ल है, यानी 4 मज़ाहमतें, समझे ना, 4 मज़ाहमतें 4 ज़िले के 4 कोनों पर हैं, और इसमें जो 2 स्ट्रीम होते हैं, उन 2 स्ट्रीम के बीच में एक बरखी खाना जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हम इस तरह से ये बैटरी और ये की, ये हमारा X, ये है R, यहाँ पर ये जो साइड में होगा ये सिग्मा इंटू LX और ये होगा सिग्मा इंटू LR। असल में ये 1 मीटर लंबा तार है, ये A, ये B, ये C और ये D। तो इसमें क्या है, ये A से ये जो स्ट्रीम है ये 1 मीटर लंबा तार है, या यूं कहें कि ये 100 सेंटीमीटर लंबा तार है। ठीक है, हम क्या करते हैं, B से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं और गैल्वेनोमीटर से तार पर एक नुक्ता D हासिल करते हैं। ये D नुक्ता ऐसा होता है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर 0 एनआरएफ बताता है, और उसको हम नल पॉइंट कहते हैं। अब ये जो नल पॉइंट है, ये नल पॉइंट के इधर जितनी तार की लंबाई है वो तार की लंबाई LX, और ये नल पॉइंट के बाद C तक जो है वो LR, जिधर R है उधर का LR। बस ये और ये एक जैसी शक्लें हैं कि A से बैटरी की जोड़ दी गई है, बैटरी A पर और बैटरी का दूसरा सिरा C पर। एक रास्ता है X के थ्रू, R के थ्रू होकर C तक आता है, एक रास्ता है X के और R के थ्रू C तक आता है। X और R का कॉमन पॉइंट B है, और फिर यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। ये गैल्वेनोमीटर तार पे D नुक्ते पर आता है। तो इधर जो है, इधर की लंबाई को क्या कहते हैं हम, LX, और इधर जो लंबाई आएगी वो LR। ये इस तरह से। तो अब यहाँ पर इतनी जो मज़ाहमत होगी वो सिग्मा LX होगी। सिग्मा क्या है, तो सिग्मा हमारे पास है
मज़ाहमत फ़ी इकाई तूल, ये हमारे लिए सिग्मा है। यानी 1 सेंटीमीटर यहाँ कहा जाए तो 1 सेंटीमीटर लंबाई के तार की मज़ाहमत। चलिए, 1 सेंटीमीटर लंबाई के तार की मज़ाहमत को सिग्मा कहा गया है। अब यहाँ जो गलती का इम्कान है, अब यहाँ पर क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर इंटू जितने भी सेंटीमीटर ये होंगी उतनी मज़ाहमत होगी सिग्मा इंटू एल की। 1 सेंटीमीटर की मज़ाहमत, फिर जितनी लंबाई आ रही है उन दोनों का हासिल ज़रब यानी डी से सी तक के तार की मज़ाहमत हुई। अब देखने की बात यह है कि ये जो सिग्मा है, असल में ये सिग्मा हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये सिग्मा कांस्टेंट है, सिग्मा है कांस्टेंट, ऐसा हम पहले फ़र्ज़ किए। लेकिन गलती की जो वजह है वो, एक गलती की वजह ये भी है कि तार गैर हमवार है। अब देखिए, तार अगर गैर हमवार है, तार हमवार न होने की वजह से, यानी तार गैर हमवार होने की वजह से, यानी ये जो 1 मीटर लंबा तार है ये कहीं पर मोटा है और कहीं पर बारीक है। जहाँ तार मोटा होगा वहाँ की मज़ाहमत कम होगी और जहाँ तार बारीक होगा वहाँ की मज़ाहमत ज़्यादा होगी, क्योंकि तार की मज़ाहमत उसकी मोटाई के यानी कि उसके अर्ज़ी तराश के रकबे के माकूस तनासुब में होती है। मज़ाहमत क्या होती है? अर्ज़ी तराश के रकबे के माकूस तनासुब में होती है, यानी जितना तार मोटा होगा उतनी मज़ाहमत कम और जितना तार बारीक होगा उसकी मज़ाहमत ज़्यादा। तो अब ये जो तार है अगर वो गैर हमवार है, यानी कहीं मोटा है और कहीं पर बारीक है, तो जहाँ बारीक मोटा होता जाएगा तो जाहिर है कि कहीं जहाँ मोटा है वहाँ 1 सेंटीमीटर तार की मज़ाहमत कम होगी और जहाँ पर तार बारीक होगा वहाँ पर उतने ही 1 सेंटीमीटर तार की मज़ाहमत ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब सिग्मा बदल जाएगा, जगह जगह का सिग्मा अलग होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सिग्मा इंटू एल एक्स है, तो सिग्मा अगर कांस्टेंट ना हो तो सिग्मा इंटू एल एक्स की कीमत बदल जाती है। इसी तरह सिग्मा कांस्टेंट नहीं है तो सिग्मा इंटू एल आर, ये हमारा एक तरफ की मज़ाहमत है और ये हमारी दूसरे तरफ की मज़ाहमत है। तो लंबाइयाँ हम गिन लेने के बावजूद होता क्या है, सिग्मा इंटू एल एक्स ये जो हासिल ज़रब है, तो सिग्मा हर जगह एक जैसा नहीं होने की वजह से हमको कीमत, इसमें गलती का इम्कान हो जाता है, इसमें गलती का इम्कान हो जाता है, क्योंकि सिग्मा हर जगह पर मुख्तलिफ है। और सिग्मा हर जगह मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि तार हर जगह पर हमवार नहीं है। चलिए, अब ऐसा मसला हो गया तो जब हम सिग्मा एल एक्स, सिग्मा में अगर गलती आ जाएगी तो सिग्मा इंटू एल एक्स गलत हो जाएगा, इसी तरह सिग्मा इंटू एल आर गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से पैमाइश में गलती हो जाएगी। तो हमारे पास सिग्मा एल एक्स की पैमाइश यानी कि ये मज़ाहमत की पैमाइश में गलती हो गई और इस मज़ाहमत की पैमाइश में भी गलती हो गई। तो अब ये जो पैमाइश की गलती है इसको हम कैसे कम से कम कर सकते हैं? तो देखिए, अगर यहाँ समझने वाली बात यह है कि 10 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर की गलती हो या 10 ओहम में 1 ओहम की गलती हो और 90 ओहम में 1 ओहम की गलती हो, तो बड़ी गलती कौन हुई? तो यहाँ बात आती है परसेंटेज एरर की। एक है 10 सेंटीमीटर 10 ओहम में 1 ओहम की गलती, एक है 90 ओहम में 1 ओहम की गलती। तो ऐसी सूरत में गलती के इम्कान अगर देखा जाए तो 10 में 1 की गलती बड़ी है और 90 में 1 की गलती छोटी है। इसका मतलब यह है कि एल एक्स की कीमत जितनी ज़्यादा होगी, सिग्मा इंटू एल एक्स की कीमत उतनी ही बड़ी होगी। एल आर की कीमत जितनी बड़ी होगी, सिग्मा इंटू एल आर की कीमत भी बड़ी होगी। तो जाहिर है कि बड़ी मज़ाहमत में जो गलती होगी वो गलती का जो फ़ीसद होगा वो कम आएगा। यानी इस डिस्कशन से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, क्या किस नतीजे पर पहुंचते हैं? अब सिग्मा तो कम ज़्यादा है,
फिर सिग्मा इंटू LX, ये जो हासिल ज़रब है, ये हासिल ज़रब बड़े से बड़ा आए तो इसका जो फ़ीसद खामी है, फ़ीसद खामी कैसे लेते हैं हम? हाँ, फ़ीसद खामी यानी कि खामी बटे असल कीमत, खामी बटे असल कीमत, और इसको जब 100 से ज़रब देते हैं तो ये फ़ीसद खामी कहलाता है। तो आप देखिए कि खामी उतनी है लेकिन अगर असल बड़ी है तो खामी बटे असल यानी बहुत, ये जितना बड़ा होगा हासिल उतना छोटा आएगा। असल जितना बड़ा होगा उतनी कीमत छोटी आएगी क्योंकि तकसीम में है वो, तो फिर उसके साथ परसेंटेज जो खामी है वो कम से कम होगी। तो कम से कम होने के लिए असल की कीमत ज़्यादा होनी चाहिए। अब असल की कीमत ज़्यादा हो तो वो डिपेंड किस पर है? या तो LX पर या तो LR पर। लिहाजा या तो LX और LR दोनों बड़े हों। अब LX और LR में एक रिलेशन है और वो क्या है? LX और LR का मजमुआ 100 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों में एक बड़ा हो जाए तो दूसरा घटने लगता है। अब बड़े बड़े दोनों भी सबसे ज़्यादा कितने रह सकते हैं? तो 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, ये जो एडिशन है ये सबसे बड़ा हो सकता है। अब अगर आप इसमें से एक को भी बढ़ाने जाओ तो दूसरा कम हो जाएगा। तो 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100, ये जो है ना सबसे बड़ी कीमत है। इसका मतलब है कि LR और LX ये 100 और 50 और 50 अगर होंगे तो हमको खामी कम से कम होगी, यानी फ़ीसद खामी कम से कम होगी, और फ़ीसद खामी यानी कि फ़ीसद गलती कम होगी तो हमारा जवाब सही और सही आता जाएगा। लिहाजा उसके लिए 50 और 50 होना चाहिए। अब LX भी 50 होना चाहिए और LR भी 50 होना चाहिए। अब ये किस पर डिपेंड है? तो देखिए ये X और R में से X तो मालूम नहीं है, जो मालूम करने जा रहे हैं। अब R की कीमत तब्दील कर सकते हैं हम। R यानी रेजिस्टेंस बॉक्स है, नॉन रेजिस्टेंस है, इसकी कीमत को हम बदल सकते हैं। तो R की कीमत कुछ ऐसी तय की जाए, R की कीमत कुछ ऐसी ली जाए कि अगर ये दोनों मसावी रहें, अगर ये दोनों मसावी रहें तो होगा क्या? ये जितना है अगर ये उतना हो जाए तो इनकी निस्बत 1 आएगी और इधर भी फिर दोनों की निस्बत 1 आएगी और वो 1 निस्बत 50/50 आएगी। यानी R को X के मसावी कर देने से हमको D के इधर की मज़ाहमत और D के उधर की मज़ाहमत बराबर हो जाएगी। लेकिन हमारे सामने एक मसला ये है कि R की कीमत हम दर्जों में बढ़ा सकते हैं या दर्जों में घटा सकते हैं। जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है उसमें 1 ओम के बाद 2 ओम कर सकते हैं, 2 के बाद 3 कर सकते हैं, 3 के बाद 4, 4 से के बाद 5, लेकिन 5 के बाद आप 6, फिर 7, 8 यानी 1 ओम की मज़ाहमत से आप उसको बढ़ा सकते हैं। बीच की कीमतों में आप उसको फ्रैक्शन में आप नहीं ले सकते, जिसकी वजह से क्या होता है कि R की कीमत X के बिल्कुल बराबर तो कहीं आप ले नहीं पाते। नतीजा क्या होगा कि आपको ये जो LX और LR की कीमत है वो बिल्कुल 50-50 नहीं मिलेगी, यानी एक 50 से कुछ बढ़ेगा और दूसरा 50 से कुछ घटेगा। फिर क्या होना चाहिए कि R की कीमत कैसी होनी चाहिए कि हमको जो है जवाब 50 के बिल्कुल क़रीब हो। तो जवाब के बिल्कुल 50 के नज़दीक होने के लिए हम ये कर सकते हैं कि उस तार के अगर 1/3 हिस्से को देखें तो 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, यानी इस तार का 1/3 होता है 33 सेंटीमीटर। और दरमियानी 1/3 कहाँ से शुरू होता है? 34 से इधर 66 के दरमियान। तो दरमियानी जो 1/3 है, 0 से पहला 33, पहले 33 से फिर 66 और 66 से फिर 99। लिहाजा पहले 33 को छोड़ दीजिए, आखिर के 33 को छोड़ दीजिए, बीच का जो 33 है यानी 34 से लेकर 66 के बीच में ये जो रेंज है, इस रेंज में LX और LR की कीमत बड़ी हो सकती है। एक बड़ी रहेगी 33, एक 36 रहेगी, एक 34 रहेगी तो दूसरी 66 रहेगी। एक 35 हो जाएगी तो वो 65 हो जाएगी, ये 36 हो जाएगी वो 64 हो जाएगी। ऐसे ये 50 के करीब और वो
60 से 50 के करीब, ऐसे दोनों, ये बढ़ते हुए 50 की तरफ आएगा, वो घटते हुए 50 की तरफ आएगा। इस रेंज में अगर हम LX और LR की कीमत को रखते हैं, और वो कैसे से मुमकिन है, R की कीमत ऐसी कुछ चुननी पड़ेगी जिसकी वजह से LX और LR की कीमत 33 से यानी कि 34 से 66 के बीच में अगर आ जाती है तो हमको परसेंटेज एरर कम से कम मिलता है। और ये जो परसेंटेज एरर कम मिलेगा तो नतीजे में हमारे x की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा सही आएगी। यानी हम इसको कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। किसको? ये तार के गैर हमवार पने को, तार के गैर हमवार होने से जो सिग्मा की गलती आती है, तार कितने भी अच्छा लो वो गैर हमवार होगा, और वो ज़रा भी गैर हमवार होगा तो हमको सिग्मा इंटू LX और सिग्मा इंटू LR में सिग्मा कांस्टेंट नहीं मिलेगा। और इसको दूर करने के लिए इसकी वजह से क्या होगा, इसका असर किस पे पड़ेगा? x की कीमत पर पड़ेगा। और x की कीमत हम सही से सही लाने के लिए फिर क्या चाहेंगे कि जो फीसद खामी है, परसेंटेज एरर कम से कम हो। और परसेंटेज एरर कम होने के लिए हमको सिग्मा LX या सिग्मा LR दोनों बड़े होने चाहिए। दोनों बड़े एक ही जगह पर हो सकते हैं जब वो 50-50 हो या फिर 50 के करीब तरीन हो। लिहाजा हम अगर 100 सेंटीमीटर के इस तार को 3 हिस्सों में बांटते हैं, 33, 33 और 33, तो ऐसी सूरत में जो दरमियानी 1/3 है, जो 50 के बिल्कुल करीब है, इधर 34 और उधर 66, कुछ 16 कम कुछ 16 ज़्यादा, इसके दरमियान में जहाँ पर भी हमको LX और LR मिलेंगे वहाँ पर x की कीमत हमको तकरीबन सही मिलने के करीब होगी। इस तरह हम इस खामी को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है मीट्री पुल का तार अगर हमवार ना हो तो फिर हमको गलती आ सकती है। अब उसको दूर कैसे करते हैं? मज़ाहमत R की कीमत कुछ इस तरह ली जाए कि तार पर सिफरी नुक्ता दरमियानी 1/3 में हो, यानी 34 से 66 सेंटीमीटर के दरमियान हो। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। उम्मीद है कि ये पहली खामी आपके समझ में आई होगी। चलिए, दूसरा जो प्रॉब्लम आता है, दूसरी जो पैमाइश में एरर आता है, वो उसका सोर्स है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ये कहाँ पर आता है? जहाँ पर वायर और स्ट्रिप मिलते हैं। तो यहाँ स्ट्रिप है ये L टाइप, ये जो मैंने शेडेड बनाया है, और ये जो रेड कलर का है वो वायर है। तो ये वायर जहाँ पर इस पट्टी पे आके मिलता है, ये 1 मीटर लंबा वायर है। ये वायर जहाँ टच करता है, जहाँ पर पट्टी से आकर फर्मली कनेक्ट होता है, वो जहाँ कनेक्ट होता है उस जगह पर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डेवलप होता है, चाहे A पर हो चाहे C पर हो। इस तरह ये जो X और R, ये भी जो है जिन वायर से लाकर स्ट्रिप पर जोड़े जाते हैं, वहाँ भी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस बहुत रहते हैं। ये दोनों वजह से होता ये है कि जो x की वैल्यू है वो सही या एक्यूरेट आने में मुश्किल हो जाती है। तो हम तो चाहते हैं कि जो कुछ हम मेजर करें वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो। तो उसके लिए जो सबसे आसान तरीक़ा है, x और I, अभी R, ये जो यहाँ पर देखें x और R, x लेफ़्ट गैप में है और R राइट गैप में है, तो इनको एक रीडिंग लेफ़्ट गैप में ऐसे ले लिए। अब बाद में इनको इंटरचेंज करते हैं, R को x की जगह और x को R की जगह, यानी कि R को लेफ़्ट गैप में और x को राइट गैप में जोड़ने के बाद फिर से एक बार रीडिंग लेते हैं। अब की बार क्या होता है कि जिधर इधर x चले गया तो ये बाजू LX हो गई, और ये R है तो उसके साइड से LR हो गया। अब ये मेजर कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको x की 2 वैल्यूज़ आएंगे, एक इंटरचेंज करने से पहले और एक इंटरचेंज करने के बाद। इन दोनों का जो मीन है वो आपको ज़्यादा करेक्ट x की वैल्यू देता है। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के बावजूद आप उसको मिनिमाइज़ करते हुए x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं अक्सर एक एग्जांपल दिया करता हूँ। आप यहाँ पर देखिए कि एक बैलेंस है, और इस बैलेंस में ये जो 2 पैन है, ये 2 पैन, इस पैन का वज़न मान लीजिए 20 ग्राम है और इस पैन का वज़न 18 ग्राम है। अब अगर हमारे पास एक अननोन वेट है जो मालूम करना है कि इसका ये वेट कितना है, ये जो अननोन है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ x।
एक्चुअली x की जो वैल्यू है मान लो 24 ग्राम है, x की वैल्यू मान लो 24 ग्राम है और हमने उसको कहाँ जोड़ा, 20 ग्राम वाले पैन में जोड़ा है। तो अब ये 24 और ये 20, एक्चुअली ये जो पैन है, इस पैन के लिए टोटल क्या हो जाएगा, 20 पैन का और 24 इस x का वेट है, तो ये कितना हो गया, 44 ग्राम। अब ये जो 44 ग्राम हो गया, अब अगर हमको यहाँ पर हम वेट्स ऐड करके इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ हमको कितना लगेगा, तो यहाँ जब हम वेट्स ऐड करते जाएंगे तो हमको यहाँ पर आप अंदाज़ा कीजिए 44 ग्राम लाने के लिए यहाँ पर हमको 26 ग्राम का वेट रखना पड़ेगा। अब ये 26 ग्राम का वेट रख दिया तो ये हो गया बैलेंस, 26 प्लस 18 कितना हो गया, 44 हो गया बैलेंस। तो हमारे हिसाब से इसका वेट एक्चुअल तो है 24 लेकिन आया कितना, 26, यानी आ गया एरर, ठीक है, ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ द वेट ऑफ पैन। अब अगर हम फिर से एक बार x की सेकंड वैल्यू मालूम करते हैं इनको इंटरचेंज करके, यानी यहाँ से यहाँ पर रखेंगे x तो यहाँ हमको वेट रखना पड़ेगा। अब ये x हमने फर्ज कर लिया था 24 ग्राम से और ये है 18 और 24 ग्राम्स। अब जो पैन है उसमें 18 प्लस 24 यानी ये हो गया 42 ग्राम। अब ये 42 ग्राम इधर हो गया टोटल। अब उसको बैलेंस करने के लिए 20 में कितने ऐड करें तो 42 होते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब इधर जो ये 20 है इसमें अगर हम सिर्फ 22 ग्राम्स ऐड करते हैं, यानी ये अगर 22 ग्राम्स है तो 22 ग्राम्स प्लस 20 कितना हो गया, 42 ग्राम्स। तो इधर कितना था 42, कहाँ से 18 और ये 24, ये दोनों का एडिशन 42। तो यहाँ पर 42 होने के लिए हमको सिर्फ 22 ग्राम्स की ज़रूरत होगी। लिहाजा हमको पहले जो x1 आया वो कितना आया, जब ये उधर और ये इधर था तो x1 कितना आया 26 ग्राम्स और x2 कितना आया 22 ग्राम। तो x ये जो एवरेज होगा वो कितना होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि 26 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 24। इस तरह हम अपने जो एक्चुअल उसका 24 ग्राम था ये इंटरचेंज करके दो रीडिंग लेके उसका एवरेज लेने से हम अपने करेक्ट नतीजे पर आ गए हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ भी x की वैल्यू निकालते वक्त इसको एक बार लेफ़्ट और राइट गैप में इंटरचेंज कर लेंगे तो आपको x की दो वैल्यूज़ आएंगे। उसका जब आप एवरेज लेंगे तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के बावजूद भी, जैसे यहाँ पर दो जो पैन है इनके अंदर ये डिफरेंस रहने के बावजूद भी हम सही आंसर तक पहुंच सके, तो यहाँ भी हम इनको इंटरचेंज करके x के सही वैल्यू तक पहुंच जाते हैं कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के बावजूद। बात समझ में आ गई? उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अब आइए तीसरी गलती की जो वजह पैदा हो सकती है उसकी तरफ। उसमें जो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो आंसर फार्मूला आता है x इज इक्वल टू r इंटू एल एक्स अपॉन एल आर। लेकिन अगर एल एक्स और एल आर इन्हीं की वैल्यू अगर हमको सही ना मिले तो x की वैल्यू भी फिर गलत हो जाती है। अब x की वैल्यू सही करने के लिए एल एक्स और एल आर सही आने चाहिए, यानी कि उसकी पैमाइश हमसे दुरुस्त तरीके से होनी चाहिए। अब कहाँ पर गलती हो जाती है एल एक्स और एल आर की पैमाइश करने में?
होता क्या है कि इस वायर पे हमारे हाथ में जॉकी होती है और वो जॉकी हम इस तार के अलग अलग मुकाम पर लगाते हैं और ऐसा नुक्ता डी हासिल करते हैं जहाँ गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन पर रहे, यानी जहाँ था वहीं रहे, वो अपनी जगह से बिल्कुल ना हटे। लेकिन होता क्या है कि हम अगर उसे तार पे स्लाइड करते हैं तो ऐसी सूरत में उसका जो नल पॉइंट है वो जो ज़ीरो पे आना चाहिए, तो वो सही पैमाइश उस वक्त हो सकती है जब हम वहाँ पर टैप करें, यानी कि एक चाबी लगाएं और निकालें, और दोनों सूरतों में उसमें मामूली भी जंबिश ना हो। अगर वो थोड़ी भी जंबिश होती है तो वो टैप करने से समझ में आती है, स्लाइड करने से नहीं। अब जाहिर है अगर किसी ने स्लाइड करके उसको ज़ीरो पे ला लिया और रीडिंग ले लिया तो वो गलत डी पॉइंट होगा, और वो डी पॉइंट के एक तरफ एलेक्स और एक दूसरी तरफ से एलआर, लिहाजा हम डी पॉइंट सही जगह पे नहीं आया, नल पॉइंट सही जगह पे नहीं आया, मतलब एलेक्स और एलआर की पैमाइश में गलती हो गई। और अगर हम टैप करते हैं तो फिर होगा क्या, हम तार के किसी भी नुक्ते पे टैप करें, अगर वो बैलेंस्ड पॉइंट नहीं है तो वहाँ पर हमको गैल्वेनोमीटर में लगाने और निकालने, यानी कि टैप करने के बाद मामूली सी क्यों ना हो जंबिश नज़र आएगी, और उसकी वजह से हम वहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे या पीछे हट जाएंगे और एक नुक्ता ऐसा निकाल पाएंगे जहाँ टैप करने के बावजूद मामूली भी जंबिश ना हो। इस तरह से टैप करने से हम सही रीडिंग पे आ सकते हैं, सही एलेक्स और एलआर की पैमाइश कर सकते हैं, और स्लाइड करने से मुमकिन नहीं है। दूसरा और एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है स्लाइड करने से कि जब तार पर जॉकी को हम घसीटते हैं तो तार के और जॉकी के बीच में जो फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होती है, और हम जानते हैं कि जब हीट बढ़ती है किसी मौसिल में तो उसकी मज़ाहमत भी बढ़ती जाती है, तपिश के साथ मज़ाहमत में इजाफा होता है। नतीजा, तार का मज़ाहमत तब्दील हो गई तो एलेक्स और एलआर जो आने थे वो नहीं आएंगे, कुछ और आएंगे, जिसकी वजह से एलेक्स और एलआर की पैमाइश में गलती होगी, और यही गलती एक्स की पैमाइश की वजह बनेगी। इसलिए ये तीसरा पॉइंट है जिसकी वजह से हम जो है गलती की वजह और फिर यह गलती की सोर्स, और फिर उसको हम उस सोर्स को किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पर देखा है। उम्मीद है कि ये तीसरी बात भी आपके समझ में आई हुई। इसलिए अब आप यहाँ पर देखें कि हमने ये जो 3 सोर्सेस ऑफ एरर देखे हैं, इन सोर्सेस ऑफ एरर में जो ख़ास बात है, एक तो जैसे कि कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो कहीं भी पैदा होता है उसको बैलेंस करने के लिए हम इंटरचेंज करते हैं। दूसरा, यहाँ पर जब हम इसकी पैमाइश करते हैं तो इस पैमाइश में जब 50-50 एलेक्स और एलआर, ये 100 सेंटीमीटर का जो वायर है उसमें 50-50 जब होता है तो परसेंटेज ऑफ एरर मिनिमम होता है, जिसकी वजह से एक्स की वैल्यू ज़्यादा सेहत के साथ आती है, ज़्यादा एक्यूरेट आती है। अब 50 तो आना मुमकिन नहीं है, लिहाजा 50 से आसपास में हमको चाहिए, तो हम फिर क्या करते हैं, इसको इधर से 33 छोड़ देते हैं, उधर से 33 छोड़ देते हैं, सेंटर का बच गया जो 33, उसका सेंटर है 50, तो 50 के इधर 33 का आधा और इधर 33 का आधा, यानी पहले 33 को छोड़ दे तो 34 से, और आखिरी 33 को छोड़ दे तो 66 तक। 34 to 66 के बीच में एलेक्स और एलआर के वैल्यूज़ अगर हों तो एक्स की वैल्यू हमको ज़्यादा एक्यूरेट आती है। ये तीनों हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी एक बात होती है जो यहाँ पर डिस्कशन में नहीं है या हमारे बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज़रूरी है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और वो ये है कि ये जो की है ये पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑन रखकर अगर हम काम करते हैं, ऑन ही रखकर रीडिंग देख के कापी में भी लिखते हैं और लिखते लिखते नोटबुक में फिर से दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कंटिन्यू इसमें वायर में से करंट फ्लो होते हुए वायर गर्म हो जाता है, और गर्म होके हर बार वो रीडिंग बदलता जाता है। पहले जिन एक्स और आर के लिए वो बैलेंस पे आया था, थोड़ी देर के बाद वही एक्स और आर रहने के बावजूद अगर आप दोबारा रीडिंग लें और ये सर्किट बीच में ऑफ ना करें, ऑन ही रखें, और थोड़ी देर के बाद फिर से रीडिंग चेक करेंगे तो आपका डी जो है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट में या राइट में। क्यों?
क्योंकि ये वायर जो है कंटिन्यू करंट फ्लो होने से गर्म हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने का, और वो गर्म करने से फिर LX और LR बदल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे X की वैल्यू में प्रॉब्लम आती है। लिहाजा ये भी हमको करना चाहिए कि एक रीडिंग लें और रीडिंग होते ही सबसे पहले सर्किट ब्रेक करें, इस की को बाहर निकाल दें, तो ये सर्किट से जो है करंट पास होना बंद हो जाएगा। अब आराम से अपने रीडिंग कैलकुलेशन कीजिए, फिर दूसरी रीडिंग के वक्त सिर्फ रीडिंग के हद तक यहाँ की लगाइए। आपको हर बार बिना ज़्यादा गर्म हुए, और रीडिंग लेने में भी ज़्यादा देर मत कीजिए, क्योंकि जितनी आप देर करेंगे उतनी देर तक उस तार से करंट फ्लो होता रहेगा, तार गर्म होगा और गर्म होने से उसका रेजिस्टेंस तब्दील होगा या बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से हमको जो डी पॉइंट है, जो नल पॉइंट है, वो शिफ्ट होता हुआ मिलेगा। हर बार अलग अलग रीडिंग आएगी एक ही एक्स और आर की वैल्यू के लिए। तो ये भी एक वजह है एक्स की वैल्यू में गलती के इम्कान की, जो यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको ये भी मालूम रहना चाहिए। उम्मीद है कि ये आपके समझ में आया होगा।